फूट पड़ा है, लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी ओर भारत में पीओके की वापसी का मुद्दा चुनाव में खूब उठ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा है कि पीओके भारत का था और हम इसे लेकर रहेंगे। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या पीओके की वापसी का प्लान तैयार हो गया और अब कब तक पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नहीं है, मारे जाओगे। पीओके की बुलंद आवाज, डर गए शहबाज। पीओके में प्रदर्शन, मुनीर की बढ़ी धड़कन। पीओके में तिरंगा लहराया, पाकिस्तान घबराया। आक्रोश फूट पड़ा, गुस्सा बढ़ने लगा, पीओके उबलने लगा। उबाल पाकिस्तान के खिलाफ, ये गुस्सा शहबाज के खिलाफ, उग्र प्रदर्शन मुनीर की सेना के अत्याचार के खिलाफ। और अब तो पीओके की आवाम ने आर पार का मन बना लिया है। पीओके के लोग सड़कों पर उतरे तो उनकी नाराजगी की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। और अब तो नाराजगी बढ़ती जा रही है, आजादी के नारे बुलंद होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ पीओके में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वजह है पीओके में पाकिस्तानी सेना का अत्याचार, पीओके में कमर तोड़ महंगाई, बिजली की दरों में बढ़ोतरी, पीओके में बढ़ती बेरोजगारी, संसाधनों पर कब्जा। और जब आवाम ने इसका विरोध किया तो पाकिस्तानी सेना ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना ने आवाम पर अत्याचार शुरू कर दिए, जिससे पीओके में गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने आजादी के नारे लगाने शुरू कर दिए। पीओके पाकिस्तान से छुटकारा चाहता है, भारत में शामिल होना चाहता है, और इसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। कुछ दिन पहले ही पीओके में प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराया गया। और अब तो भारत ने भी पीओके की वापसी का प्लान बना लिया है। नरेंद्र मोदी एटम बम से नहीं डरते हैं भाइयों बहनों। मैं आज पुरुलिया वालों को वादा कर कर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, इसको कोई नहीं। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कर इस देश से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त किया है। बहनों, आज चिंता मत करो। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। इरादे साफ हैं कि पीओके को हर हाल में पाना है। जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया, उसे हर हाल में भारत में लाना है। और ऐसे में सवाल है कि क्या पीओके की वापसी की तारीख तय हो गई है? क्या 4 जून के बाद पीओके को लेकर आर पार होगा? और सवाल ये भी है कि आखिर कब तक पीओके भारत का हिस्सा होगा? नहीं है, मारे जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस पर बात करेंगे। दो बातें हैं। एक तो जो पीओके में प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर आज़ादी की एक जंग छिड़ी हुई है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पीओके हमारा है और रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। दो बातें हैं इसमें, और दोनों पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। शिवम छाबड़ा हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे। विजय कौशिक हमारे साथ होंगे, नेता हैं कांग्रेस के। अमित रैना हमारे साथ हैं, कश्मीरी पंडित हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ होंगे। चांद नवाब, पाकिस्तान के पत्रकार, वो हमारे साथ होंगे। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा, पीओके के एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ होंगे। तो पहले डॉक्टर अमजद अयूब से ही हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर अमजद साहब, क्या हालात पीओके में इस वक्त चल रहे हैं?
देखिए, पाकिस्तान के लिए तो हालात बहुत ख़राब हैं और पीओजेके के लिए हालात बहुत अच्छे हैं। डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। मैंने आपको याद है कि 3 साल पहले ही ये डेडलाइन दी थी कि 22 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान अपनी फ़ौजें पीओजेके से निकाल ले। 3 साल का इनको टाइम दिया था हमने, इन्होंने नहीं निकाली। और उसके बाद आप देख लें कि पीओजेके में फिर कितने ज़बरदस्त प्रदर्शन शुरू हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जो प्रदर्शन शुरू हुए, आटे की कीमतों में और दस्तयाबी के लिए जो प्रदर्शन शुरू हुए, वो बढ़ते बढ़ते जो है अब आज़ादी के नारों तक पहुंच गए। और जैसा आपने फरमाया अपने इंट्रो में, भारतीय तिरंगे भी अब लोग जो है वो ब्रेव इनफ हो गए कि वो लहरा रहे हैं और फिर गायब हो जाते हैं वहां से दिखा के। तो आज इंटरनेट टोटली बंद है। मैं सुबह से बैठा हुआ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट टोटली आप कहाँ बंद हैं है अभी? आज जी, आप अभी कहाँ हैं? मैं लंदन में हूँ। कहाँ पर? लंदन में आप? जी जी, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अमित रैना भी हैं, जी कश्मीरी पंडित हैं। जी। अमित जी, बहुत सारे इश्यूज हैं कश्मीर से जुड़े हुए और इस पर राजनीति भी खूब होती है। आप भी गवाह रहते होंगे इस बात के। कश्मीरी पंडितों को लेकर भी बहुत सारी बयानबाजी हुई। कश्मीरी पंडितों को बसाने का एक मुद्दा है, वो भी एक अलग से मुद्दा है। अब पीओके का मामला है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पीओके में प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ भारत में हमारे ये एक बहुत बड़ा इशू है कि पीओके किसका है, क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया था। ये तो तय हो गया मामला जी। ये मामला तो तय हो चुका है पीओजेके किसका है जी, भारत का है और अमित, किसका है। ठीक है, ये नहीं ये तो हम मानते हैं जाहिर है। अमित जी, तो हम भी मानते हैं। नहीं, ये तो हम भी मानते हैं। इसमें तो कोई दो राह नहीं है हाँ, कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर किसका है। Thank you. वो आज से नहीं, हजारों सालों से हमारा है। 1947 में तो वो 200 साल का जो अंग्रेजों का गैप आया था, उसके बाद वो वापस आया। कश्मीर का इतिहास और भारत का इतिहास भिन्न नहीं है, एक ही है। और हम शायद बार बार भूल जाते हैं कि हम शारदा सिविलाइजेशन से आते हैं। हमारी जो भारत की सनातन संस्कृति पे इतना बड़ा छाप अगर कहीं से आता है, जब शंकराचार्य वापस कहीं सनातन को रिवाइव करने के लिए उठे तो उनको आशीर्वाद शारदा पीठ से ही लेना पड़ा। तो शारदा पीठ का और कश्मीर का और कश्मीर का और भारत कोई दो अलग हिस्से नहीं है जी। 1947 में किन्हीं कारणों से वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। तो मुझे लगता है इस इतिहास को अगर मैं बरकरार करके साइड पे रखूं थोड़ी देर के लिए, मगर ये एक कश्मीरी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि जो मेरे अपने भाई एक जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में, जो एक बहुत ही बदतर जिंदगी जी रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। देखिए आज टेक्नोलॉजी के कारण विश्व एक बहुत ही छोटी जगह हो गई है। आज मुझे पता चलता है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है और उनको भी पता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। तो वो देख रहे हैं कि वो कितने पिछड़े रह गए हैं, उन्होंने क्या क्या मिस किया है। और हल्की सी आवाज भी अगर वो उठाते हैं तो उनको गोलियां खाने को मिलती हैं। किस चीज की आवाज उठ रही है आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में? एक सामान्य जीवन जीने की। और इस तरफ वो देख रहे हैं कि इस तरफ का जम्मू कश्मीर कितना खुशहाल है, कितना प्रगति कर रहा है, कितने लोग टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, और वहां वो उनके पास ना बिजली है, ना पानी है, ना रोटी है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। तो ये तो बिल्कुल वो आवाज उठाएंगे और वो वापस अपने देश में आना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि एज एन इंडियन सबसे बड़ी परेशानी, ठीक है, आपकी इस बात पर एक सवाल मैं डॉक्टर अमजद से ले लूं जरा। सबसे बड़ी परेशानी डॉक्टर अमजद क्या है? क्योंकि काफी समय पहले मेरी एक बार इंटरव्यू बल्कि मैंने लिया था सरदार अब्दुल क़य्यूम का, तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई थी। हालांकि वो बड़े प्रो पाकिस्तानी थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं कि इस तरह की हंगामा आराई वहाँ पर होती रहे। अभी जो मौजूदा सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा पीओके में जो परेशानी है वो क्या पाकिस्तानी फ़ौज के जिस तरह से वहाँ पर
अत्याचार हैं, अगर आप मैं उर्दू में कहूँ तो सितम हैं, उसकी वजह से परेशान है, या वहाँ पर सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, इकोनॉमिकली, या रोज़गार की प्रॉब्लम्स हैं और भी डेवलपमेंट्स की प्रॉब्लम है? सबसे ज़्यादा परेशानी पीओके में जो लोगों को हो रही है वो क्या है? देखिए, पीओजेके जो है वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप है, जिसमें हम लोग पिछले 77 सालों से कैद हैं। अब प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप जो होता है नाजीज का, जो जैसे था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसमें क्या आप कहेंगे कि सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला तो आज़ादी और अपने वसाइल पे इख्तियार का सवाल है। अब ना वहाँ पे रोटी है, ना वहाँ पानी है, दरिया हमारे बहते हैं, बिजली हम पैदा करते हैं, पाकिस्तान सारी ले जाता है ग्रिड में अपने 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और वही बिजली हमें वापस 60 रुपए पर यूनिट बेच रहा है। फिर ये देखें आपके पिछले 3 सालों से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब हड़तालें ना हो रही हों, मुजाहरे ना हो रहे हों, धरने ना हो रहे हों। अब आज ये खबर है कि जो टीचर्स हैं उन्होंने कहा है कि वो भी धरना देंगे मुजफ्फराबाद में जाके, और अब धरने जो हो रहे हैं, पहले होता था 1 दिन का धरना, 2 दिन का धरना, अब कहा जाता है कि जो धरना है ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, यानी इनडेफिनेट पीरियड के लिए। अब इससे भी आगे बात चलेगी। अभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वुमेन हेल्थ वर्कर्स, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे ला के तो मुजफ्फराबाद असेंबली के बाहर धरना देंगे और फिर हम अपने बच्चों के साथ सुसाइड्स करेंगे। और पिछले 2 हफ्तों में इसमें 2 बातें और हैं। औरतों ने जेल में अपने बच्चे लेके कूदी हैं, उन्होंने खुद इसमें मैं एक बात और आपसे वाज़ेह तौर पर पूछना चाहता हूं। 2 बातें आ रही हैं। एक तो ये है कि जो पीओके के लोग हैं वो एक आज़ाद पीओके चाहते हैं, और दूसरी बात यह है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। आप की नज़र में कौन सी बात सही है? देखिए, दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। पाकिस्तान से तो वो आज़ादी चाहते हैं हर कीमत पे, ठीक है ना। जहां तक भारत में शामिल होने का ताल्लुक है, ये मेरी और आपकी मर्जी से तय नहीं होगा कि भारत में शामिल होना है या नहीं होना है, क्योंकि ये तय हो चुका है। 26 अक्टूबर 1947 को मुआहदा इलाके भारत के तहत ये तय हो चुका है कि पूरी रियासत भारत का हिस्सा है। तो इसमें अब जैसे आप, ये ऐसा ही सवाल है कि मैं आपसे पूछूं कि वादी में कितने लोग हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जाएं, और कितने हैं जो चाहते हैं आज़ाद हो जाएं, और कितने हैं जो हिंदुस्तान के साथ जाएं। ये बात के मामलात हैं। इस वक्त जो मामला है वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। नहीं तो आप क्या रेफरेंडम की बात कर रहे हैं? जी, आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी रेफरेंडम की बात नहीं करता। मुझे क्या जरूरत है रेफरेंडम की? मैं तो भारतीय सिटीजन हूं। मुझे तो गर्व है इस बात पे कि मैं 77 साल गुजरने के बाद भी मैंने अपने आप को एज अ भारतीय बचा के रखा है, और मैं बहादुरी के साथ लाइव टीवी पे अपना मुंह दिखा के दहशतगर्दों को, इस्लामिस्ट को, पाकिस्तान की ISI को घन गरज के साथ ये बोलता हूं कि मैं भारतीय सिटीजन हूं। मैं भारत माता की जय का नारा सिर्फ नहीं लगाता, मैं जय श्री राम का नारा भी लगाता हूं, क्योंकि हमारे कश्मीर में हिंदू भी हैं, हिंदू पंडित हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सारे मजहब हैं। तो रेफरेंडम अगर करवाना है तो उसका भी एक तरीकाकार होगा। वो तरीकाकार ये होगा कि उस पर हम आएंगे। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, अमजद साहब और भी मेहमान हैं, जरा मैं उनके भी कमेंट ले लूं। मैं विजय जी के पास भी मैं जाऊंगा। विजय कौशिक हैं, नेता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ शिवम छाबड़ा साहब भी आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब का जरा मैं एक ओपिनियन ले लेता हूं। जी, ले ले। सिन्हा साहब, कितना आसान है जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से बयान आया, केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया, रक्षा मंत्री का बयान आया, योगी आदित्यनाथ का बयान आया, प्रधानमंत्री तो कहते ही हैं कि हम 6 महीने में पीओके भारत में ले लेंगे। सिन्हा साहब। जय हिंद इकबाल साहब। जी जय। देखिए, जब हम पीओके की बात करते हैं और इसको हम केवल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और स्ट्रैटेजिक व्यू से नहीं देखें, तो इसमें 2-3 चीज समझने की जरूरत है।
जब हम पीओके कहते हैं, और ये आपको 5 जून 2019 में वेरी क्लियर हो गया। उसके पहले 2 फरवरी 1994 में रेजोल्यूशन जो पास हुए थे हमारे पार्लियामेंट में, और दोनों हाउसेस में एब्सोल्युटली एनोनिमस कि ये हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। उसके बाद क्या चीजें हैं, जब पीओके की आप बात करते हैं तो पीओके केवल 34,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो जिसको कहते हैं पीओके आजाद कश्मीर, ये लोग कह देते हैं, मगर हम मानते हैं और जो हमारी संविधान मानती है 1994 रेजोल्यूशन के बाद कि गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका 72,000 स्क्वायर किलोमीटर, सस्काम वैली 1,900 स्क्वायर किलोमीटर, और जो अक्साई चिन्ह है 38,000 किलोमीटर, ये हम इसको पूरा का पूरा मानते हैं। और आप जो बातें हो रही कि ये 6 महीने की बात, ये तो देखिए मिलिटरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और किसी भी पक्ष में किसी चीज को, आपकी खुद की चीजों को लेने के लिए, तो आपको मैं 2-3 चीज क्लियर कर देता हूं। 1947 में जब इन्होंने हमारे इलाके में घुसा और उसके बाद कवेली आए, तो उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस, मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं, उसी फर्स्ट सिख की जो टुकड़ियां पूरे के पूरे मुजफ्फराबाद से कुछ चंद किलोमीटर दूर, जहां आज हम लोग देखते हैं कि हम उसको पीओके कह देते हैं, तो उस समय इसको रोक दिया गया। और किस तहत से, वो मैं उसको डिबेट में नहीं पढ़ता हूं, और सीधे यूएन में चार्टर 6, पहले 4 फिर 6 पे गए, और इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और वो सोची समझी राजनीति थी या चीजें हुई थी और गड़बड़ हुई थी। उसके बाद 65 में हाजी पीर पास का आपने नाम सुना होगा। हाजी पीर पास जब हमने कैप्चर किया तो उसको वापस, ये क्योंकि ये पॉलिटिकल विल और डिजाइन नहीं, उसको वापस कर दो, पाकिस्तान को वापस कर दिया। 71 वॉर में जब आपके 93,000 सोल्जर्स, तो उस समय भी हुआ था कि पीओके, और ये हमारी मिलिट्री का हमारा डिमांड था कि ये हमारा इलाका है, आना चाहिए, ये पूरा का पूरा, और मोरलेस ये हो गया था कि ये शायद हो जाएगा, मगर हम टेबल पे हार गए वो पूरे के पूरे जंग। आज आपने पूछा कितनी पॉसिबिलिटी है, देखिए हमारी मिलिट्री प्लानिंग में तो ये पूरा है, और इसको हम मिलिटरली तो आराम से ले सकते हैं। हाँ, जंग होगी, भीषण जंग होगा, मगर जब आप पॉलिटिकली और इसको डिप्लोमेटिकली, आज पीओके की जनता, वहां के लोग जो कि भारतीय हैं, वो केवल कश्मीरियत नहीं है, अयूब मिर्जा साहब ने कहा, वो भी महाभारती की शपथ खाते हैं, तो वहां पर 40.5 लाख लोग रहते हैं केवल। यदि आप गिलगिट बाल्टिस्तान में आप जाइएगा तो 15 लाख लोग हैं, ये पूरे के पूरे, क्योंकि ये आवाज, इस पर अब मैं जरा थोड़े तो पॉलिटिकल मैं कमेंट भी ले लूं, क्योंकि पूरा मामला ये पॉलिटिकल है, कश्मीर से जुड़ा है, पाकिस्तान से जुड़ा है, तो जाहिर है इस पे सियासी बयानबाजी भी होती है। हमारे साथ दोनों प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस से भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी हैं। शिवम जी, जब जब पाकिस्तान की बात आती है, कश्मीर की बात आती है, पीओके की बात आती है, तो आरोप ये भी लगता है कि जैसे ही आपकी तरफ से बयान आता है तो साहब ये सियासी बयान है, चुनावी बयान है। देखिए, चुनावी सियासी बयान जिसको जो कहना कह सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, जो हमने कहा वो पहले किया है। किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि आर्टिकल 370 और 35A का एब्रोगेशन हो जाएगा, वो हो चुका है। किसी ने ये कल्पना भी नहीं करी थी कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की आर्मी जा करके पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, उसकी भी कल्पना किसी ने नहीं करी थी। और केवल एक बार नहीं, 2-2 बार जाकर के हम पाकिस्तान की सीमा में घुस करके वहां पर आतंकवादी ठिकानों को हमने नास्ते नबूद किया। हमारी सरकार ने, हमारी देश की सेना ने, हमारे एयरफोर्स के लोगों ने, किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसलिए ये तो हमने तो कहा ना कि हम ऐसी चीजों को निश्चित रूप से करने के स्पेशलिस्ट हैं जो लोग कल्पना नहीं कर, अकल्पनीय हम कर सकते हैं और कम कर सकें। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार के गृह मंत्री जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जैसा कि भी जनरल सेना भी कह रहे थे, और वो कैटेगोरिकली क्लियरली कह रहे थे कि गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका जो है, अक्साई चीन का इलाका जो है, जो हिंदुस्तान का भिन्न अंग था, है और रहेगा। इसको तो ये तो कांग्रेस पार्टी को और इनके इस प्रकार के सोचना चाहिए, बोलना चाहिए और बताना भी चाहिए कि आपका इस पे क्या स्टैंड है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दुखद स्थिति तो ये है
कि सदन के अंदर में भी इस प्रकार की आवाजें लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठी कि कहीं ना कहीं उन्होंने जब इस प्रकार से कहा कि साहब उस पर आपका क्या स्टैंड है। अरे स्टैंड क्या होता है भाई? हिंदुस्तान की सरकार का आज वही स्टैंड है जो पहले था। वो यही स्टैंड है कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा था और निश्चित रूप से हमारा हिस्सा अभिन्न अंग है और हम उसको लेके देंगे, इसमें कहीं को किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। विजय जी का बयान को होनी मान के 60 साल कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस भी अपनी सरकार में यही कहती थी कि कश्मीर पूरा हमारा है। विजय जी, देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता जिस तरीके से बात रख रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस का एक फर्जी स्टैंड भी देश के सामने रख दिया, जबकि वो स्टैंड हो सकता है भाजपा का हो लेकिन हमारा नहीं। हमारा सीधा सा स्टैंड है। सबसे पहले तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीओके में रह रहे सभी भारतीयों की हिम्मत की दाद देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि जो लगातार पाकिस्तानी जो खलनायक हैं उनके दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि उनकी आत्मा, उनकी जीवन शैली भारत के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उनका विलय भारत में होना चाहिए। इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की नीति सदैव स्पष्ट रही है। देखिए, सिक्किम का विलय भी भारत में कांग्रेस सरकार के समय में हुआ, गोवा का विलय भी भारत सरकार में हुआ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा पाकिस्तान के मुद्दे पर कुछ चूक हमारी रही होगी, क्योंकि इतिहास में बहुत से हालात ऐसे थे जिनका आज आकलन लोग ना करना चाहें, लेकिन उस समय की परिस्थितियां थी और यही कारण था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का श्रेय भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार को रहा है। और ये जो एक प्रस्ताव पास हुआ था, ये नरसिम्हा राव जी के समय में पास हुआ था बाकायदा देश की संसद में कि भाई पीओके भारत का हिस्सा है और उसको हम हर हाल में लेकर रहेंगे। आज भी जो उस क्षेत्र की जो परिसीमन है, चुनावी सीटें हैं, वो आज भी खाली छोड़ी गई है। यानी कि हमारी पूरी योजना थी एमपीओके को भारत में मिलाएं, वहाँ पर विधिवत रूप से चुनाव हो और आज भी वो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय संविधान के मुताबिक, भारतीय सिस्टम के मुताबिक। तो कांग्रेस ने कभी भी मतलब पीओके को लेकर ना तो अपना नजरिया बदला, ना अपने जो हौसले या जो हमारी योजना। शिवम जी का सीधा आपसे ये पूछना है, आपका स्टैंड क्या है इस पर? हमारा स्टैंड सीधा सा है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हम पीओके को ताकत के बल पर या किसी भी बल पर लेकर रहेंगे, चाहे कूटनीति के दम पर हम लेकर रहें। हम हर हाल में पीओके। चलें आप विजय भाई, एक सवाल है मेरा आपसे। विजय भाई, बिल्कुल कीजिए। आपकी पार्टी के नेता इस वक्त हैं राहुल गांधी साहब, ठीक है? राहुल गांधी साहब ने अभी तक पीओजे के अंदर चलने वाले प्रदर्शनों के ऊपर कोई बयान क्यों नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, कोई सॉलिडेरिटी जो है टॉप लीडरशिप की तरफ से अभी तक हमारे लिए क्यों नहीं आई? हमारे 13 लोग मारे गए पिछले 1 हफ्ते में, आज भी वहां टोटल इंटरनेट बंद है। तो ये आपकी अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस आ जाए तो आप लेंगे हर कीमत पे। चलो, देर आए दुरुस्त आए, 77 साल तक तो हम कांग्रेस की राह देखते रहे। अब जब से बीजेपी आई है, इन्होंने तो सही मायनों में प्रैक्टिकली स्टेप्स उठाए हैं। आप ये बताएं कि कब कांग्रेस एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी कंडेमिनेशन की जो पीओ हो रहा है? इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड देश की संसद में स्पष्ट कर दिया था। नहीं, ये जो इस वक्त कत्लेआम हो रहा है, या तो आप कहें कि आप हमें इंडियन नहीं समझते, अगर आप हमें भारतीय नागरिक समझते हैं। पीओके में रह रहे, देखिए भारतीय संविधान के मुताबिक पीओके में रह रहा हर व्यक्ति, हर नागरिक भारत का नागरिक है। और तो 13 भारतीय नागरिक कत्ल किए हैं पाकिस्तानी फौज ने, 13 नागरिक कत्ल किए हैं पाकिस्तान। इस वक्त हमारे सैकड़ों लोग भारतीय नागरिक पाकिस्तान की जेलों में, टॉर्चर सेलों में पड़े हुए हैं। कांग्रेस क्यों बयान नहीं देती? सुनिए, पीओके के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी मूवमेंट चली है, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमने भारतीय नागरिकों का वहां पर पूरा हर तरह से सहयोग किया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां रही, फिर भी हमने हर तरीके से उन भाइयों का सहयोग किया है। आज ये कांग्रेस की बदौलत है कि वहां के लोग हिम्मत कर पा रहे हैं कि कांग्रेस देश का जो हमारा नहीं, ये मैं नहीं समझता कि कांग्रेस की बदौलत है। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है, ये मोदी जी की बदौलत है, ये योगी आदित्यनाथ जी की बदौलत है, ये अमित शाह जी की बदौलत है, ये जो है जयशंकर जी की बदौलत है।
तो ये इससे पता राजनाथ चलता सिंह की है- बदौलत है कि आज हमारे लोग खड़े हो गए। इससे पता चलता है कि आप राजनीति कर रहे हैं केवल इस मुद्दे पर। नहीं, आप मैं हम राजनीति POK नहीं कर रहा, को मुझे लेने क्या के लिए। जरूरत है राजनीति करने आप की। लंदन में बैठ नहीं, अब आप अटैक, आपने पर्सनल अटैक शुरू कर दिए आपने। ये कांग्रेस का वतीरा है। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं कि आपकी पार्टी की स्टेटमेंट क्यों नहीं आई अभी तक? स्टेटमेंट क्यों नहीं आई अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से कि पाकिस्तान को कंडेम करें कि पीओजे में 13 हमारे लड़के मार दिए हैं, सुनिए, हमारा शायर जो है अहमद फराद वो लापता कर दिया है। ऐसे मुद्दों पर सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आती है, उसका कारण ये है सरकार ने तो दे दी, योगी जी ने तो दे दी, मुंबई में उन्होंने दे दी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा 6 महीने में ले लेंगे। डॉक्टर अमजद, आपको भी खासी जानकारी आपको यहाँ की है, हालात की भी जानकारी है, कौन नेता क्या बयान दे रहा है ये भी आप जानकारी रख रहे हैं। लेने के लिए आज अगर हमला करते हैं, आज अगर हमला करते हैं, जी जी, सिन्हा साहब कुछ कह रहे हैं। एक मिनट, विजय जी जरा सुन ले, विजय साहब सुन ले, आपसे ही सवाल है मेरा। देखिए इकबाल साहब, आज ही एक आवाज, एक साउंड बाइट आप दिखा रहे थे, इतना आसान नहीं है। ये कौन बोल रहा है आप देखिए। मणिशंकर अय्यर साहब कहते हैं कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी है, उनके पास एटम बम है, आप ले नहीं सकते। और आज तो यहाँ पर बैठे हुए उनके प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो देखिए, ये जो मिलिट्री इज द लास्ट रिसोर्ट, यदि पॉलिटिकली नहीं होता है, डिप्लोमेटिकली नहीं होता है, तो मिलिट्री टेक्स ऑन। और ये तो होगा ही। इकबाल साहब, आपको सच्चाई उनको बोलने दीजिए, बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। निजी बयान के लिए कांग्रेस जिम्मेवार नहीं। विजय जी पहले पूरा बयान सुन लीजिए। सुन लेना, आपकी बात को मैं बता रहा हूं। मणिशंकर मेरे आदमी नहीं है, पर मुझे बड़ा दुख लगता है कि हमारे सेना के साथ वो नहीं खड़ा होता। सेना में यदि आपको पुराने आर्मी चीफ का सुना होगा कि हमारी प्लान्स तैयार है। आई नो कि दिस इज द लास्ट रिसोर्ट। यदि हम पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली नहीं लेंगे तो अयूब मिर्जा साहब को पता है, उनको पता है कि वी कैन वॉक इन दिस एरिया विदाउट मच डिफिकल्टी। स्टीपैक जो है चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो हमारी धरती से, हमारे सीने की धरती से निकल कर चलती है। हमें बड़ा दुख होता है। मैं अपने सिन्हा साहब, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि दो जंगें जो लड़ी और जीती, बल्कि जंगें तो 3 हुई, करगिल भी अगर जोड़ लें तो वो दोनों जंगें जो हुई, अगर सन 65 की हम बात करें, सन 71 की जो बांग्लादेश की आज़ादी की 4 जंगें हुई हैं, आप सन 47 की जंग को क्यों भूल जाते हैं? जी, वो भी कांग्रेस की हुकूमत थी इन 2 जंगों में। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा। कांग्रेस की देखिए कांग्रेस की हुकूमत में हुई, थोड़ी जीती है, पॉलिटिकल डिबेट नहीं पड़ता है, मगर आप जब रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपकी एम डिफीट हो जाती है, बैटलफील्ड में आप जीत जाते हैं और आप टेबल पे हार जाते हैं। 71 की लड़ाई टेबल पे हारी हुई लड़ाई है, कारगिल की लड़ाई में मैं खुद था पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, जीती हुई एक और रिपोर्ट मेरे पास आई है, पहले वो देख। नहीं, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा, खासकर विजय जी के बयान को लेकर एक क्षण लूंगा। देखिए, कांग्रेस के स्टैंडर्ड हमेशा डबल रहे हैं। विजय जी अपनी इच्छा बताना चाहते हो तो अलग बात है। 370 जिस दिन खारिज हुआ, उस दिन अधीर रंजन चौधरी का पार्लियामेंट में कांग्रेस लीडर ऑफ द अपोजिशन के क्या बयान था कि एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड मुद्दा है। आपने 72 में शिमला एग्रीमेंट में क्या प्रयास किया? आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का प्रयास नहीं किया। आपने प्रयास किया कि उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाए और कहीं ना कहीं वो एलओसी पे सीज फायर लाइन एलओसी बन गई। तो कांग्रेस की साइड से कभी प्रयास नहीं रहा है कि जो हमारी जमीन कांग्रेस ने गंवाई वो वापस ली जाए। अब उसके क्या कारण थे, क्यों गंवाई, चलिए अमित जी एक बात का और जवाब बड़े क्लियर है कि उनको पाकिस्तान ये बहुत बड़ा मुद्दा है, नहीं लेना है वापस। आज की तारीख में मैं आऊंगा आपके पास, पहले एक मैं रिपोर्ट और दिखा देता हूं। चलिए हम इस खबर पर आएंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। विभव कुमार जो पीए हैं अरविंद केजरीवाल के, उनकी जमानत खारिज हो गई है, जमानत याचिका खारिज हो गई है विभव कुमार की। फैसला सुरक्षित रखा था, सवाली मालीवाल वाले मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है कोर्ट ने। जमानत अर्जी जो दी गई थी विभव कुमार की तरफ से वो खारिज हो गई है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में
विभव कुमार को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने आज। इससे पहले कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा था। बयान भी हुए थे स्वाति मालीवाल के, और स्वाति मालीवाल आज कोर्ट में ही रो पड़ी थी। विभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज हो गई है, कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब आगे क्या प्रोसीजर वो लेंगे, क्या हायर कोर्ट्स में जाएंगे। विभव कुमार की जमानत अर्जी फिलहाल खारिज कर दी है कोर्ट। कोई राहत नहीं मिली है, फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 13 मई का ये वाकया है जब स्वाति मालीवाल ने शिकायत की थी। हालांकि उस दिन शिकायत नहीं की थी, 4 दिन बाद शिकायत हुई थी जब दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल से उनका बयान लेने उनके घर पहुंची थी। उसके बाद ये मामला खुलकर सामने आया था कि उस दिन सीएम हाउस में क्या हुआ था। हालांकि 13 मई को भी स्वाति मालीवाल ने फोन किया था पुलिस को, लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। वो थाने भी गई थी, लेकिन वहां पर भी उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई थी। उसके 4 दिन बाद जब दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची, उनके घर पहुंची, तब उन्होंने अपना पूरा ये बयान दिया। और मेरे से हुई आशीष सिन्हा इस वक्त मेरे साथ हैं। आशीष, आगे क्या करेंगे अब विभव कुमार, क्योंकि जमानत याचिका तो खारिज हो गई है कोर्ट से? देखिए, विभव कुमार के पास कानूनी विकल्प है, वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा कि ये बेहद शुरुआती मामला है और इतने गंभीर मामलों में इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलती है। जल्दी उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल कर दी। 4 दिन की पीसी के बाद जैसे ही उन्हें जेसी में भेजा गया, यानी न्यायिक हिरासत में भेजा गया, विभव कुमार की तरफ से तुरंत जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई। कुछ दिनों के बाद दाखिल करते तो शायद रिलीफ मिल जाती, क्योंकि अभी जो मामले की जांच है वो चल रही है। कई सारे सवाल है जो अनसुलझे हैं, जैसे कि विभव कुमार जब आखिरी बार लखनऊ में देखे गए तो मुंबई कैसे पहुंचे, मुंबई से दिल्ली कैसे आए। दूसरी अहम बात की विभव कुमार की मदद किन किन लोगों ने की। तीसरी अहम बात की विभव कुमार ने अभी तक अपने मोबाइल का जो पासवर्ड है वो जांच एजेंसी को नहीं दिया है। चौथी अहम बात की जो पुलिस ने दावा किया है कि डीवीआर में से जो फुटेज है वो गायब है, वो गायब किसने किए। पांचवी अहम बात कि विभव कुमार ने जब ये इंसिडेंट हुआ तो किस किस को फोन किया था। इसीलिए पुलिस जो है वो फोन अनलॉक करना चाहती है कि अगर विभव कुमार की ही थ्योरी एक बार को अबुल जी मान लें कि चलिए मान लीजिए कि स्वाति ने ही उन्हें धक्का दिया, लेकिन उस धक्के के बारे में जानकारी उन्होंने किसको सबसे पहले दी, उस जानकारी को पुलिस लेना चाहती है और इसी आधार पर वो आने वाले समय में इन गवाहों के जो बयान होंगे उनको दर्ज करेगी। इन कड़ियों को मिलाना चाहती है। लेकिन स्वाति मालीवाल की तरफ से भी जो अदालत में दलीलें दी गई, मुझे लगता है कि उसको भी अदालत ने गौर किया है और इसीलिए विभव की जमानत अर्जी खारिज की है, ये जानते हुए कि विभव बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। एक बड़ा झटका विभव कुमार के लिए और जाहिर है अरविंद केजरीवाल के लिए भी। चलिए, हम बात कर रहे थे पीओके की, पीओके में जो हालात हैं उसकी भी बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे यहाँ पर भारत में, हमारे देश में जिस तरह का माहौल है पीओके को लेकर, वो उसकी भी हम बात कर रहे थे। अब एक आपको रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें ये रिपोर्ट इस बारे में है कि कैसे भारत में जो जम्मू कश्मीर है वो खुशहाल होता गया और पीओके दिन ब दिन बदहाल होता गया। रिपोर्ट में आप देखिए। जम्मू कश्मीर खुशहाल, पीओके में हाहाकार। कश्मीर फिर जन्नत, पीओके में खूनी बगावत। कश्मीर में जिंदगी लाइव, पीओके में काल तांडव। इधर सेना पर यकीन, उधर जुल्मों से जनता गमगीन। एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के कश्मीर में खूबसूरती की तस्वीर और भी रंगीन नजर आ रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई, बिजली की तंगी, बेरोजगारी, खाने की किल्लत है, तो दूसरी तरफ भारत के हिस्से वाले कश्मीर में विकास की रफ्तार है। टूरिस्टों का बोलबाला है, हर गुजरते दिन के साथ रिकॉर्ड टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। पीओके में नाराज प्रदर्शनकारी शहबाज और मुनीर से तंग है। पीओके में मुसीबत यह है कि लोगों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। आतंक और दहशत का आलम यह है कि पीओके में घरेलू टूरिस्ट को भी आई कार्ड लेकर घूमना होता है। पीओके में शहबाज की सरकार के खिलाफ लगातार गुस्सा नजर आता है। 11 मई से लोग सड़कों पर उतरे तो ये गुस्सा दुनिया ने देखा। 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन नाराजगी के सुर मंद पड़ने के बजाय और बुलंद होते जा रहे हैं।
स्थानीय लोग पीओके की आजादी के नारे लगा रहे हैं। पीओके का प्रशासनिक स्ट्रक्चर कैसा है? करीब 13,000 किलोमीटर में फैले पीओके में 40 लाख से ज्यादा आबादी है। पीओके के लोगों को अपना मंत्रिमंडल और सरकार का झांसा दिया जाता है। कहने को पीओके के लिए एक स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। पीओके का चीफ राष्ट्रपति होता है, जबकि प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। 10 जिलों में बटे पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके के पास दिखाने को सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन सेना के डंडे के आगे सब फेल है। पीओके के कई इलाकों में सेना का पहरा रहता है, जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इनमें भारतीय सीमा से सटा हुआ हिस्सा भी शामिल है। वैसे पीओके में पाकिस्तान के सैलानी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी सख्त हिदायत है कि हर समय अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड रखें। नेचुरल ब्यूटी से भरपूर होने के बावजूद पीओके बदहाल क्यों है, ये भी समझ लीजिए। पीओके में बदहाली तस्वीर बवाली। पीओके के हवाई अड्डे से उड़ानें कब बंद हो जाएं कोई नहीं जानता। इस इलाके में रेलवे का नेटवर्क भी तैयार नहीं है, जिससे सैलानियों को परेशानी होती है। नीलम वैली जैसी जगह पर कोई भी अच्छा अस्पताल नहीं है। ऐसे में कोई इमरजेंसी हो तो टूरिस्ट को मुकम्मल इलाज भी नसीब नहीं होता। पीओके में बिजली संकट भी आम बात है। इंटरनेट नेटवर्क आतंकियों और फौज को तो नसीब है, लेकिन आम लोगों के लिए भी ये भी नसीब नहीं है। पीओके के 3 मुख्य इलाके हैं, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, जो इस्लामाबाद से सड़क रास्ते से जोड़ती है। वहीं जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों की मानो बाढ़ से आई हुई है। साल 2022 से सितंबर तक 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ चुके थे और यह आंकड़ा 2.25 करोड़ तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में खुशहाली, विदेशी सैलानी भी काफी बढ़े हुए हैं। टूरिज्म विभाग के अनुसार कश्मीर में यूरोप, मिडिल ईस्ट, थाईलैंड और मलेशिया से सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए हैं। कई ऑफ बीट डेस्टिनेशन तैयार किए जा रहे हैं ताकि पर्यटक और बढ़ें। बीते साल 50,000 से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए हुए थे। भारत के कश्मीर और पीओके में फर्क क्या है? जम्मू कश्मीर की पर कैपिटल इनकम 1.25 लाख से ज्यादा है, जबकि पीओके की आय इससे आधी से कम है। भारतीय कश्मीर में 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं, जबकि पीओके में मात्र 6 यूनिवर्सिटी हैं। जम्मू कश्मीर में 2,800 से ज्यादा सरकारी अस्पताल हैं, वहीं पीओके में महज 23 अस्पताल हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान के आम चुनाव में वोट नहीं दे सकते, जबकि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। पीओके के लोग जरूरी चीजों के दाम बढ़ने, बिजली कटने जैसे बेसिक मुद्दों से परेशान हैं। इस्लामाबाद पीओके के साथ सौतेला व्यवहार करता रहा है। उसके लिए ये आतंक के अड्डों के लिए महफूज जगह है। इससे ज्यादा इस इलाके की उसके लिए ज्यादा अहमियत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्योंकि सिन्हा साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो बात कूटनीतिक टेबल पर होनी चाहिए वो सियासत में फंस जाती है, बयानबाजियों में शुरू हो जाती है। पीओके की अगर हम बात करें तो पीओके में कूटनीति किस तरह की होनी चाहिए? आपने विल पावर की बात की है, इच्छा शक्ति की आपने बात की, किस तरह से आगे बढ़ा जाना चाहिए इसमें सरकार को? देखिए, सबसे पहले आप रेजोल्यूशन खोलें, जो 2 फरवरी की रेजोल्यूशन है। 24 सीट मुकर्रर की गई है। पीओके की सीट जो है वो खाली रहती है। जैसे ही स्टेटहुड आता है जम्मू एंड कश्मीर का, मेरा ये मानना है और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से पीओके के हमारे जो अयूब मिर्जा साहब बैठे हैं, वो भी ये मानेंगे कि ये सीट भरनी चाहिए। लोकसभा के लिए 1 सीट है, फिलहाल में वो सीट नहीं भरी गई, उसको छोड़ दिया गया है। ये टाइम है, यदि पॉलिटिकली, देखिए हमारा हिस्सा है, पॉलिटिकली यदि आप इसको करना चाहते हैं, इस तरह से होती हैं चीजें, क्योंकि ये चीज आपको बार्गेनिंग ये देगा, क्योंकि ये ट्राई, देखिए स्ट्रैटेजिकली यदि आप इस इलाके को देखते हैं तो स्ट्रैटेजिकली बाय डिजाइन ये हमसे छीना गया है और इसमें बहुत लोग शक्तियां काम करती रही, जिसमें कि कुछ लोग देश के भी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं। क्योंकि रेजोल्यूशन क्या कहता है, यूएन का रेजोल्यूशन क्या कहता है कि जैसे ही हमारा हुआ इनके साथ समझौता, यूएन के अंदर गई,
तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फौज वहां से निकलेगी और एक रेफरेंडम होगा। पहले रेफरेंडम की बात, रेफरेंडम क्या होता है? इलेक्शन इज द रेफरेंडम। वहां के आप 40.5 लोग आवाज उठा रहे भारत के साथ, इससे ज्यादा क्या रेफरेंडम चाहिए आपको? यूएन के अंदर भी रेफरेंडम है। तो आप देखिए लॉजिकली, इसलिए आज कहती है जो वर्तमान सरकार है, जो लोग हैं आज इस चीज को समझते हैं, जब लोग ही आना चाहते हैं, रेफरेंडम है आपके पास में और इसके लिए सारी चीजें बनी हुई, सारी चीजें खुली हुई हैं। हाँ, इच्छा शक्ति की कमी है। तो यदि कोई मापदंड देता है कि 6 महीने में हो जाना चाहिए, कुछ लोग तो आवाज आपने ही चलाया था, ये बाइट आपकी तरफ से, कि आसान नहीं है। आसान कैसे नहीं? आप करते नहीं। आसान जब होता है कि जब चाइना कह देता है कि अरुणाचल प्रदेश का 90,000 स्क्वायर किलोमीटर शिवम जी हमारे साथ आ गए हैं और हम भी उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, मैं शिवम जी से पूछ लेता हूँ। शिवम जी, सिन्हा साहब की बात आपने सुनी, मुझे इस आसान जो उन्होंने कहा कि बहुत आसान है और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सब कुछ हो जाता है। 2014 का मैं अगर जाऊं, क्योंकि मामला इलेक्शन का है, इलेक्शन के ही मंच से ये बातें कही जा रही हैं आपकी पार्टी के द्वारा, कश्मीरी पंडितों का मामला कि कश्मीरी पंडितों को हम बसाएंगे कश्मीर वैली में, आपकी पार्टी का वादा था शिवम जी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वायदा था और हमने उसको पूरा किया ना। 35 है हमने। मैं चाहूंगा कि उस दिशा में क्या रहा, अभी तक कितने कश्मीरी पंडित बसे हैं? नहीं, 35A और कश्मीरी पंडित का क्या कनेक्शन है? 370 का जब एब्रोगेशन किया मान्यवर, जब हमने आर्टिकल 35A का एब्रोगेशन किया, उसका बहुत बड़ा एक कश्मीरी पंडित के रिटर्न का कोई कनेक्शन नहीं है। आप ये कह सकते हैं मुझे नहीं पता क्या किया सरकार। अमित जी, 35A की बात मैं कह रहा हूँ, 35A की मैं बात कह रहा हूँ कि 35A का जब एब्रोगेशन किया, उस 35A के एब्रोगेशन के दौरान में इस बात की क्लॉज को भी निकाल गया। हमारा मंशा, हमारी मकसद यही था कि वहाँ के जो ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट थे उनको कहीं ना कहीं वापस वहाँ पे स्थापित किया जाए, और हमने उसका प्रयास हमारा लगातार जारी है। लेकिन क्या है कि वहाँ के लोगों को वापस अपने स्टेट में जाने के लिए भी एक उनका रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा नहीं, सरकार की आज भी मंशा यही है कि वहाँ के जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स है वो वापस अपने जगह पे जाए और वहीं पे जाकर बहुत ये आप कह रहे हैं कश्मीरी पंडित जाना नहीं चाहते वापस? नहीं, जाना निश्चित चाहते हैं, लेकिन उसके अब रिजर्वेशन है, क्योंकि अभी आज की डेट में वो बहुत अलग अलग जगहों पे बस चुके हैं। उनके मन में इस बात का भी भय है कि कहीं ना कहीं वहां से उनको दोबारा से विस्थापित न किया जाए, और इस प्रकार की एक भावना जो नेगेटिव हम कह सकते हैं, जो लोगों के अंदर में भावना फैलाई जा रही है, उसका काम करे। लेकिन मैंने फिर कहा, चलिए अमित जी से पूछ लेते हैं, कश्मीरी पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव अमित जी। वी आर स्टिल कमिटेड कि वो जाकर के वहां पे वो स्थापित। नहीं, देखिए संजीव जी को शायद पता नहीं है, 35A और कश्मीरी पंडित के वापस जाने का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, 35 हमारे लिए कभी वादा नहीं थी, और बिल्कुल बहुत चीजें अभी भी कम है सरकार की ओर से जो कश्मीरी पंडित विस्थापन को रिवर्स करें। सबसे महत्वपूर्ण जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है, और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी है एग्जीक्यूटिव को, कि न्याय प्रक्रिया शुरू करी जाए, SIT का गठन किया जाए, और पिछले 35 सालों में जितनी भी किलिंग हुई है उसमें 0 कन्विक्शन है, उसको लेकर कोई भी प्रयास नहीं है। उल्टा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस वाली हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, और सज्जाद लोन जैसे लोगों के साथ अलायंस करनी शुरू कर दी है। वही सज्जाद लोन जिनके ससुर का नाम अमानुल्लाह खान है, जो एक समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े कुख्यात आतंकवादी माने जाते थे। उनके पिताजी अल बकर करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, और आज तो ये एक कहना कि कुछ प्रयास किया गया, नहीं किया गया है। बट ये भी कहूंगा कि अगर कश्मीरी पंडित का रिटर्न हो सकता है तो इसी सरकार में हो सकता है। कांग्रेस सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? बट ब्लूप्रिंट नाम की कोई भी चीज आज इकबाल साहब, मैं अपनी बात को थोड़ा छोड़ गया था, मैं पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत आसान है। जब हम आर्टिकल 370 और 35A की बात करते थे तो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, क्योंकि वहां पर 2 संविधान थे, 2 विधान थे, और 2 ध्वज। तो सुने, एक मिनट का मैं बात कर रहे थे। देखिए, डिबेट ऐसे चिल्ला के करेंगे तो नहीं होगा। तो किस तरह से हो गया? सेम आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को 35 को लगा करके आप देखिए कितने आसानी से हो चुका है कि ये एक रियलिटी में बदल गया। उसी तरह यूएन की रेजोल्यूशन के अंदर में है
कि आपके पाकिस्तान की आज क्या मांग कर रहे हैं वहां के पीओ के लोग, कि ये जो मैं आ रहा हूं वहां विजय जी के आपके पास। रेंजर्स हैं, फ्रंटियर कोर्स हैं, वो जो सेना की वर्दी है जिसके पीछे दहशतगर्दी आवाज उठ रही है, उनको वहां से निकलना है। वहां के रेफरेंडम वो तो आपके भारत के झंडा लेके खड़े हैं। तो आप बताइए कि इतनी आसान तरीके से जब आपको लिया, भारत की सेनाएं तो सक्षम है ही। ठीक है, तो ठीक है, इसमें विजय जी कुछ कहाँ, कहना चाह मुझे रहे तो थे नहीं बीच में लगता है उनको। कि इतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक है ये, ठीक है, इतना प्रॉब्लम। और आप इससे पूछ लीजिए, मिर्जा साहब से पूछ लीजिए, वो भी ये मानते हैं इच्छा शक्ति कहीं दिखी नहीं। हाँ, अब इच्छा शक्ति दिखती है, बोला जा रहा है कि हमारा हिस्सा है, हम इसको ले लेंगे। ठीक है विजय जी, विजय जी अब बोलिए आप। मैं जवाब दे दूं इसका। पहले अमित जी की बात का जवाब दे दीजिए। मनमोहन सिंह जी के समय में कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए बाकायदा योजनाएं चलाई गई, कॉलोनी बसाई गई कश्मीरी पंडितों की, ताकि उनकी वापसी हो सके। हमारे सरकार के समय में वहां शांति बहाली के पूरे प्रयास किए गए, पहली बात। मगर सफल नहीं हुए, सफल 2019 के बाद ही हुए। शांति बहाली के लिए जो इच्छा शक्ति की बात सिन्हा साहब कर रहे थे, वो इच्छा शक्ति आप में नहीं थी। देखिए विजय जी, मैं आप मेरे पुराने मित्र हैं, मगर सच्चाई ये है कि इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक अमन नहीं आता कश्मीर, और वो इच्छा शक्ति आपने नहीं दिखाई। पहले मेरे जवाब जब आप यासीन मलिक को अपने दफ्तर में बुलाते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यासीन मलिक को अपने दफ्तर पे बुलाते हैं, तो वहीं इच्छा शक्ति जीरो हो जाती है। जब यासीन मलिक को भेजा जाता है पासपोर्ट लेकर बहू लाने के लिए, वहीं इच्छा शक्ति जीरो हो जाती है। ठीक है, जवाब विजय सईद के साथ बैठने के लिए वहीं पे इच्छा शक्ति दिख जाती है कांग्रेस की। तो इच्छा शक्ति की बात ना करें, आपकी इच्छा शक्ति कभी नहीं थी, आपकी मंशा रही होगी, मुझे नहीं पता, इच्छा शक्ति तो कभी नहीं थी आपकी। अभी आपने खुद कहा था कि किस तरह से आतंकवादियों के साथ मोदी जी मिलकर वहां पर मैंने तो कहा कांग्रेस जैसे बनते जा रहे हैं। आप वो पहला सेंटेंस भूल गए क्या? आप वो पहला भाग भूल गए क्या? मैंने कहा कांग्रेस जैसे बनते जा रहे हैं। अमित जी पहले बात सुन लीजिए। सुने, कांग्रेस जैसे बनते जा रहे हैं। तो कांग्रेस क्यों? क्योंकि कांग्रेस आतंकवादियों को गोदी में बिठा के रखती थी, इसलिए अमित जी कांग्रेस आतंकवादियों को अपने गोदी में बिठा के रखती थी, इसलिए मैंने कहा वो कांग्रेस जैसे बनते जा रहे हैं। अमित जी उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा जवाब लेने। जी विजय बोलिए। विजय जी बोलिए। जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए, उस समय भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी, और अब कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद में कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए, तब भी केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। और जो इनकी सहयोगी महबूबा मुफ्ती, जिसे आज मोदी जी आतंकवादी कहते हैं, उनके समर्थन से सरकार कश्मीर में चला रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी ने अपनी पार्टी का कोई कैंडिडेट कश्मीर वैली में नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? क्यों? आप आतंकवादियों को मजबूत करना चाहते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और राष्ट्रीय पार्टी होते हुए आपने उतारा है कैंडिडेट कश्मीर में? पहली बात, आपने कैंडिडेट उतारा कश्मीर में? अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, हमने आपने कैंडिडेट उतारा कश्मीर में? हमारे गठबंधन के कैंडिडेट उतरे हुए हैं। औसी फारूक अब्दुल्ला ने कहा पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर नहीं देंगे। आप 10 मिनट पहले कह रहे थे हमें वो वापस लेना है। तो आपने भी ऐसे कैंडिडेट चूज करे हैं जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को वापस लेने के हक में नहीं है। ठीक है, शिवम जी अमित जी ने आरोप लगाए। 10 मिनट पहले आप कह रहे थे मैं अब शिवम जी सही बात। अमित भाई, विजय जी प्लीज देखिए, समय कम है। ठीक है विजय जी, एक मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार भी मिली हुई है। विजय जी एक मिनट। शिवम जी अमित जी ने, ठीक है विजय जी अमित जी, जो इंडिया का जम्मू कश्मीर है, यूनियन टेरिटरी, वहां पे फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करना जो है, ये पाप है। ये पाप है, महापाप है ये। ठीक है ना? बीजेपी को समझ आ गई थी, उन्होंने अलायंस तोड़ दिया, उन्होंने उनकी असलियत देख ली, उन्होंने महबूबा के साथ अलायंस तोड़ दिया, उसके बाद 370 खत्म किया, सारा कुछ खत्म किया। आज सब शाद बाद मंजिल मुराद है, आज सारा कुछ ठीक है। कांग्रेस जो है वो आप लंदन में बैठकर वो लंदन में आप ही के कारण बैठे हुए हैं। आपकी जो 1947 की नीतियां हैं, जिसमें पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को आपने दरिंदों के हाथ छोड़ दिया, उनके पास ऑप्शन नहीं बचा। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उनको लंदन जाना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ,
आज जो पीओके में देश के झंडे लहरा रहे भारत के, वो केवल इस कारण से है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में इस बात को लेकर प्रयास हुए कि पीओके को भारत में बिल्कुल, ये अब आप बिल्कुल ही हवाई फोड़ रहे हैं। आपके कहने से क्या अब होता? आप हवाई फायर कर रहे हैं। आपके कहने से क्या होता? नहीं, आप ये देखे ना, कोई कांग्रेस में तो इतनी जरूरत नहीं थी कि वो किसी भी मुद्दे पे कोई पोजीशन लेती। आप लोगों ने तो नॉन अलाइंड मूवमेंट बना ली कि ना हम इधर हैं ना हम इधर हैं। ये तो मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन नजर जो दिखता है वो बिकता है भाई। ठीक है, मोदी देखिए जी समय कम है, 2 का 2 4 कर ठीक दिया। है। विजय जी के पास जाऊंगा, समय क्योंकि कम है। विजय जी को ठीक नहीं, इनको शिवम जी को शामिल कर लूं।